नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, यूपी पीसीएस आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक संयुक्त टेस्ट सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूं और आज ये पहला वीडियो है जीएस का। इस टेस्ट की खास बात यह है कि मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी सभी विषयों को समान रूप से मैं शामिल करूँगा और इस तरह के वीडियो निरंतर आगे आते रहेंगे। कोशिश ये है कि जैसा एग्ज़ाम में पेपर आता है ठीक उसी पैटर्न पर, उसी स्तर पर कुछ डायनेमिक प्रश्न पत्र जो है तैयार किया जाए। इजी प्रश्न भी होंगे, मॉडरेट प्रश्न भी होंगे और हार्ड प्रश्न भी होंगे। प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कितने प्रश्न आपके सही हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये मैं जानना चाहता हूं। पहला प्रश्न ज़रा ध्यान से देखें। एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम की बुक मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत अच्छी बुक है, वहाँ से आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं मॉडर्न इंडिया को। भारत यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के आगमन हेतु काफ़ी आकर्षक रहा। इसमें कई कारक उत्तरदायी थे, कौन सा एक उनमें शामिल नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। सही जवाब क्या होगा? इस समय पूरे यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था। ईसाई मत का प्रचार की होड़ मची हुई थी सभी राष्ट्रों के द्वारा, यूरोप के जो राष्ट्र थे। कच्चे माल की आवश्यकता, हम जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, मशीनीकरण आ चुका था और मशीनों को कच्चे माल की आवश्यकता थी, इसलिए दूसरे देशों की ओर जो है अग्रसर होने लगे थे। पूंजीवाद आ गया था, सामंतवाद की व्यवस्था आ गई थी। तो ऊपर के तीनों सही हैं। कृषि में निवेश अधिक लाभ होना, पता होना चाहिए आपको। औद्योगिकरण की नीति में कच्चे माल की आवश्यकता बढ़ जाती है। कृषि जो है उतना ज़्यादा लाभदायक नहीं रहा यूरोप में, इस वजह से यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है। भारत में आए कच्चे माल के लिए, कच्चा माल किसके लिए? औद्योगिकरण की मांग को पूरा करने के लिए, मशीनों की मांग को पूरा करने के लिए। इसके अलावा व्यापार सबसे नंबर 1 पे जो कारण रहा, व्यापार। सामंतवाद की व्यवस्था जरूर आई, लेकिन स्टार्टिंग में भारत की ओर मुख करने का जो है एकमात्र जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो व्यापार में लाभ कमाना था। और इस समय भारत के साथ व्यापार अरब राष्ट्र कर रहे थे भारत के पूर्वी छोर से। आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी हर टॉपिक पे रखनी होगी ताकि इस तरह के प्रश्न अगर स्टेटमेंट वाले आए तो गलत ना हो। दूसरा कथन देखिए। कथन 1, पुर्तगाली पहले यूरोपीय शक्ति थे जो भारत आए। व्याख्या, यूरोप में सामंतवाद और पूंजीवाद स्थापित हो चुका था। ऑप्शन कौन सा सही होगा? इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, आपको प्रिपेयर होकर जाना है। पुर्तगाली पहले यूरोपीय शक्ति थे जो भारत आए, नो डाउट, बिल्कुल सही बात है। यूरोप में सामंतवाद और पूंजीवाद स्थापित हो चुका था, यह भी सही स्टेटमेंट है। लेकिन क्या यह रीज़न है कि पुर्तगाली पहले थे जो भारत आए? नहीं। पुर्तगालियों का भारत खोज और भारत में आने का जो उद्देश्य था वो व्यापार था। एक व्यापार में लाभ कमाने की होड़ मची हुई थी, सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न। तो यहाँ पर कथन तो सही है पर व्याख्या सही नहीं है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए, प्रश्न पत्र आपको कैसा लगा। इस तरह के प्रश्न जो है 2 बार पूछा गया है, सुमेल करना है आपको। ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, वो मैं बताऊंगा, पहले आप सुमेल कर लीजिए अपने हिसाब से। एक तरफ है औपनिवेशिक शक्तियां और उनकी बसाई हुई बस्तियां। तीसरा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फ्रांस, जिसको फ्रेंच भी कहा जाता है, पांडिचेरी से सुमेल होगा। गोवा पुर्तगाल से, जो कि सबसे अंतिम औपनिवेशिक शक्ति थी जो भारत से गए और सबसे पहली शक्ति थी जो भारत आए, पुर्तगाल। मद्रास डच से सुमेल होगा और त्रावणकोर डेनिश से। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक अच्छा प्रश्न मैं इसे कहूंगा। यूपी से जुडिशियल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में विचार करें। गलत कथन बताना है आपको। यह युद्ध 1748 से 1746 के मध्य हुआ। बाकी ऑप्शंस को जरा ध्यान से पढ़ें, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। मॉडरेट लेवल का प्रश्न है ये। इस तरह के प्रश्न अब एग्ज़ाम में बन रहे हैं।
डायरेक्ट फैक्ट बेसिस पे प्रश्न कम आते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में पहला स्टेटमेंट सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के युद्ध का विस्तार मात्र था, यह भी सही है। यह युद्ध फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब का नाम याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट बेसिस पे प्रश्न बन चुका है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सा नवाब शामिल हुआ था। तो अनबरुद्दीन। कौन सी सेना? फ्रांसीसी सेना। ऑप्शन डी जो है वो गलत है। पेरिस की संधि नहीं, एक्स ला चैपल संधि। बार बार पेपर में आपने सुना होगा एक्स ला चैपल संधि किनके बीच में हुआ, किस युद्ध से संबंधित है? तो एक्स ला चैपल संधि प्रथम कर्नाटक का युद्ध और फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन, ठीक है, इनका भी नाम याद रखना है आपको। और एक्स ला चैपल संधि से जो है समझौता हुआ था, शांति विराम हुआ था प्रथम कर्नाटक का युद्ध का। तो यहां पे ऑप्शन डी है। पांचवा प्रश्न जरा देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें, गलत कथन बताना है आपको, ध्यान से पढ़िए। वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं आप। 1760 में निर्णायक वांडीवाश युद्ध फ्रांसीसी सेना की हार हुई, बिल्कुल सही बात है। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कॉमट थॉमस डी लाली ने किया, यह भी सही है। इस युद्ध के पश्चात फ्रांसीसियों की सभी गतिविधियां समाप्त हो गई। युद्ध पश्चात दोनों शक्तियों के मध्य पेरिस की संधि हुई, ये स्टेटमेंट सही है। और जरा सी को देखिए, बोल रहा है कि इस युद्ध के पश्चात फ्रांसीसियों की सभी गतिविधियां समाप्त हो गई थी। सभी गतिविधियां दे दिया है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। केवल सैन्य गतिविधियां समाप्त कर दी गई थी, व्यापारिक गतिविधियां जो है इसके बाद भी जो है चलती रहीं और जीते हुए क्षेत्र लौटा दिए गए थे। पेरिस की संधि होने के बाद अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने जो है लौटा दिए थे फ्रांसीसियों को। और 1760 का निर्णायक युद्ध किसके लिए ज़्यादा था? फ्रांसीसियों के लिए, क्योंकि इसने ये तय कर दिया कि अब भारत जो है किसके आधिपत्य के अंदर जो है आगे बढ़ेगा, ब्रिटिश सेना के। तो सैन्य गतिविधियां सीमित हो गई। इसके बाद किसी प्रकार की कोई सैन्य गतिविधि फ्रांसीसी सेना द्वारा नहीं की गई भारत में, केवल व्यापारिक गतिविधियां जो है चलती रहीं। तो सी यहाँ पे ऑप्शन होगा। इस तरह के प्रश्न जो है अब बनेंगे एग्जाम में। पहला कथन देखिए, एक बार यूपी पीसीएस पीटी में पूछा गया प्रश्न है और एक बार आईएएस की परीक्षा में। शाह आलम द्वितीय ने सम्राट होने के बावजूद 12 वर्ष तक अपनी राजधानी से दूर रहा। कारण, उत्तर पश्चिमी सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन को देखिए, इसकी व्याख्या करते हैं। शाह आलम द्वितीय ने उपाधि लेने के बाद 12 वर्ष तक जो है वो अपनी राजधानी में नहीं गया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके बाद इस समय उत्तर पश्चिमी सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था, ये भी स्टेटमेंट सही है। नादिर शाह और अब्दाली जैसे शासक जो थे उत्तर पश्चिमी सीमांत पर जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार बैठे थे, अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह। लेकिन इस बीच भारत में मराठा शक्तियों का उदय हो चुका था, काफ़ी सशक्त शक्ति जो है बन चुकी थी। 1772 में जो है ये शासक बने, दिल्ली में प्रवेश किया इन्होंने। लेकिन जो मुख्य कारण था कि 12 वर्षों तक ये अपनी राजधानी से दूर रहे, इसके पीछे जो है रूहेला सरदार नजीबुद्दौला, नाम याद रखिएगा, आरओ में पूछा जा चुका है। रूहेला सरदार नजीबुद्दौला और उसके पुत्र जाब्ता खां और पोता गुलाम कादिर, इनके भय के कारण शाह आलम द्वितीय जो है सम्राट बनने के बावजूद अपनी राजधानी से 12 वर्ष तक दूर रहा। तो एग्जैक्ट कारण ये होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है। केवल एक और दो दोनों कथन सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। नजीबुद्दौला, उसका पुत्र जाब्ता खां, पोता गुलाम कादिर, इनके डर से शाह आलम द्वितीय जो है सम्राट होने के बावजूद अपनी राजधानी में नहीं आया था। और ये प्रश्न जो है एक बार पीटी में पूछा गया, एक बार आईएएस एग्जाम में। तो यहाँ पे बी है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक साक्षर है? इनमें से
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी औरैया 78.95%, 78.95%। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कोटा राजस्थान सही है, नरोरा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर सही है, तारापुर महाराष्ट्र सही है, काकरापार ये आपका हो जाएगा गुजरात। तो यहां पे सी हो जाएगा सही जवाब, सी सही सुमेल नहीं है। भारत में शीर्ष 3 पवन ऊर्जा उत्पादित करने वाले राज्य कौन से हैं? ये पूछा गया प्रश्न है, दोबारा मैंने दिया है। 9वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। इस समय भी सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा करने वाले राज्य यही हैं, और 2020 में जब प्रश्न बना था तब भी यही है। निम्न कथनों पर विचार करें। कयाल कोंकण तट की विशेष स्थलाकृतियां हैं। कयाल का प्रयोग मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायान के लिए किया जाता है। कौन सा कथन सही है? कयाल कोंकण तट, ये स्टेटमेंट गलत है। केरल, कर्नाटक, मालाबार तट, कयाल वहां की विशेष स्थलाकृतियां हैं। कयाल का प्रयोग मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायान के लिए किया जाता है। केरल का नौकायान जहां होती है वो कयाली होता है। एक तरह से भूमि जहां पर पानी हो लंबे दूरी तक, जिसका प्रयोग मछली पकड़ने और नौकायान के लिए किया जाता है, अंतःस्थलीय नौकायान कहा जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, केवल और केवल 2। भारत के तटीय मैदानों पर विचार करें, सत्य कथन बताएं। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में चौड़े और उभरे हुए हैं। पूर्वी तटीय नदियों का बहाव मंद है, इसलिए बड़े लंबे चौड़े डेल्टा का निर्माण होता है यहाँ पे। पूर्वी तटीय मैदान पर पतनों और पोताश्रय का विकास नहीं हुआ है। भारत के मैदानों को 2 भागों में, 2 तटीय मैदानों में हमें जो है पढ़ते हैं। पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। कई बार मैंने बताया पश्चिमी तटीय मैदानों जो है ढाल तीव्र है, नदियों का बहाव तेज है, ज्वारंधमुख का निर्माण होता है, भ्रंश घाटियाँ वहाँ पाई जाती हैं। जबकि पूर्व में मंद गति से नदियाँ बहती हैं और वृद्धावस्था में जाकर के डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो पहले 2 स्टेटमेंट सही है। पूर्वी तटीय मैदान का जो महाद्वीपीय शेल्फ है वो 500 किलोमीटर है, काफ़ी ऊंचा है, और यहाँ पर पतनों और पोताश्रय का विकास जो है उतना नहीं हुआ है पश्चिम तटीय मैदानों की तुलना में। तो 11वें का यहाँ पे सी हो जाएगा। सभी के सभी स्टेटमेंट सही हैं। पश्चिमी तटीय मैदानों में अच्छे बंदरगाह हमें देखने को मिलते हैं तुलनात्मक रूप से पूर्वी तटीय मैदानों के। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। पौधों में सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? सही जवाब क्या होगा? साइटोकाइनिन। एक बार प्रश्न आरओ में पूछा गया था कौन सा निम्न में से पादप हार्मोन है, तो 3 ऑप्शन अलग थे, साइटोकाइनिन था। इस पर टिक करेंगे, साइटोकाइनिन। एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, ये भी पौधों से जुड़े हुए हैं, लेकिन सिट्रिक एसिड जो है ये नींबू में पाया जाता है। खट्टे पदार्थों में। आम, गेहूं, गन्ना, धान, इन चारों में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी कौन सा है? आरओ का प्रश्न है। आम, गेहूं, गन्ना और धान में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किसमें होगा?
ऑप्शन 13वें का हो जाएगा बी गन्ना। आम, गन्ना, गेहूं और धान में गन्ना जो है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी है। कमेंट करके बताइए कि इन चारों में सर्वाधिक मीथेन गैस में एडिशन कौन करेगा। आम, गन्ना, गेहूं, धान, इसमें जो है मार्स गैस या मीथेन गैस में सर्वाधिक एडिशन कौन करेगा। इसके अलावा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, धान के खेत का उर्वरक, जैव उर्वरक कौन सा बैक्टीरिया है। कमेंट करके बताइए जैविक उर्वरक कौन सा शैवाल है धान के खेत में प्रयोग में लाए जाने वाला। प्रश्न उस पर बना है। निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है। यहां पर 14वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। फाइटोक्रोम, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन भी है, ऑक्सिन भी है। नेक्स्ट वीडियो में इनके फंक्शंस भी जानेंगे हम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में एक ना एक हार्मोन पर प्रश्न बन जाता है। एनीमोमीटर पवन की गति का मापक यंत्र है। पायरोमीटर तापमान मापक यंत्र है। पायरोमीटर केवल 1500 डिग्री तापमान जो है माप सकता है, मापा जाता है। तो यहां पर सही क्या होगा। पायरोमीटर केवल 1500 डिग्री, ये स्टेटमेंट गलत है। उच्च तापमान के लिए जो है रेफर किया जाता है पायरोमीटर को, लेकिन कितना तापमान, 4000 डिग्री सेल्सियस तक मापा जा सकता है। तो केवल 1500 बात हो रही है, गलत है। केवल 1 और 2, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसका संबंध पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से नहीं है। मृग मरीचिका, कटे हुए हीरे का चमकना, एंडोस्कोप का कार्य, ईसीजी। ऑप्शन डी, ऑप्टिक फाइबर्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही कार्य करता है। हीरे का चमकना, मृग मरीचिका। इसके अलावा मैं चाहूंगा कि 2-3 एग्जाम्पल एक्स्ट्रा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो हो सकते हैं और अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है। करंट अफेयर का एक क्वेश्चन मैंने डाला है। हाल ही में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया जनवरी में। इस वर्ष हमारा कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था, याद रखना है, प्रश्न बन सकता है। इस वर्ष सभी 32 झांकियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। 32 झांकियों को लिखने का मतलब ये है कि एग्जाम में पूछा गया है। जब भी जैसे मान लीजिए करंट अफेयर का क्वेश्चन यूपी पीएसएस में कैसे बनाता है, फीफा वर्ल्ड कप जब हुआ था उसमें टोटल टीम्स ने जो पार्टिसिपेट किया था उनकी संख्या पे प्रश्न पूछा था। उत्तर प्रदेश के पीसीएस एग्जाम में टोटल कुल टीमें कितनी थी, वर्ल्ड कप में शामिल कुल टीमें कितनी थी क्रिकेट के, इस पे ऐसे प्रश्न जो है बनाता है। और ये प्रश्न भी बन चुका है कि परेड में कुल कितने झांकियां जो है शामिल हुई थी, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की और आयोगीय मंत्रालय की मिला करके। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश ऑब्लिक सभी मंत्रालय, आयोग, ये भी अपनी अपनी झांकियां जो है शामिल करते हैं। तो कुल मिला के 72वें गणतंत्र दिवस पर 32 झांकियों ने जो है शामिल हुए थे। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश दोनों में जोड़ करके उत्तर प्रदेश रहा। एक बड़ी उपलब्धि, प्रश्न बन सकता है। थीम अयोध्या का जो है सांस्कृतिक विरासत पर रखा गया था, टैगलाइन, थीम। और पहले 3 राज्यों की अगर बात कर लें जिनको पुरस्कृत किया गया परेड झांकी में, नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे त्रिपुरा और नंबर 3 पर उत्तराखंड। इन तीनों को याद रखना है। प्रश्न पत्र में प्रश्न कैसे बनकर आएगा कुछ नहीं जानते। 32 झांकियों का नाम या ये आंकड़े याद रखिएगा। टोटल 32 झांकियां जो है इस बार शामिल हुई थी और ये 72वां था। क्रम संख्या याद रखिएगा, 72वां गणतंत्र दिवस।
मेरी कोशिश ये होती है कि हर एंगल से तैयार करा दूं मैं आपको, प्रश्न कहीं से भी पूछ ले, आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। हाल ही में मनाए गए 72वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राष्ट्र की आर्मी ने भाग लेते हुए सैन्य मार्च किया? ये तीसरा मौका था जब कोई विदेशी सेना जो है भारत के गणतंत्र दिवस पर जो है दिल्ली में राजपथ पर जो है मार्च कर रही थी। फ्रांस, ब्रिटेन, सूरीनाम, बांग्लादेश। सही जवाब क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत अपने 50 साल के संबंधों की जो है एक जुबली मना रहे हैं। 2018 में फ्रांस से पहली जो है वो एक सेना थी जिसने फ्रांस देश ने अपनी सैन्य टुकड़ी भेजी थी मार्च के लिए, और इस बार 122 सदस्यों का जो है सैन्य दल जो है भारत के गणतंत्र दिवस में शामिल हुआ और मार्च किया। तो नाम याद रखना है आपको देश का, बांग्लादेश। ठीक है। चीफ गेस्ट इस बार कोई नहीं था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को बनाया गया था लेकिन वो बैकआउट कर गए थे, इसलिए इस साल और 55 सालों के इतिहास में पहली बार है जब हमारे गणतंत्र दिवस पर कोई चीफ गेस्ट नहीं था, इसलिए प्रश्न बनने की संभावना है। और थोड़ा समय भी बीत गया है और ऐसे प्रश्न जरूर आएंगे एग्जाम में। कोविड के कारण पेपर स्थगित हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनवरी, फरवरी और मार्च के करंट अफेयर आप भूल जाएं। इन्हीं से करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनेंगे और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके जाना है आपको। 20 दिसंबर का करंट है। हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020। परीक्षा में इसी तरह फॉर्मेट पे प्रश्न बनेगा हाल ही में, जबकि घटना कब की है? दिसंबर 2020 की, लेकिन परीक्षा के हिसाब से वो हाल की घटना है। ठीक है। बाकायदा पेपर में कंफ्यूजन ना हो आपको, वो डेट भी देगा। यूपीपीसीएस में, आरओ में डेट दे करके पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा ताकि सहूलियत हो जाए आप लोगों के लिए। तो हाल ही में दिसंबर 2020 की घटना, हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 131 रहा। ये मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आपको याद हो जाए। रैंक 131। इस सूचकांक की गणना मापक में कौन शामिल नहीं है? तो 3 संकेतकों पर ये जो है HDI इंडेक्स तैयार की गई है, कौन सा एक उसमें शामिल नहीं है ये बताना है। ये प्रश्न इस तरह से बन सकता है। सही जवाब हो जाएगा, पहले तो याद रखना है आपको, भारत का स्थान 131वां। जीवन प्रत्याशा शामिल है, शिक्षा शामिल है, आय भी शामिल है, प्रति व्यक्ति आय, लैंगिक समानता जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि जरूर पूछा जाएगा, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो लोग बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाना तथा लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना दोनों ही मुख्य उद्देश्य किस नीति के तहत आते हैं? दोनों ही मुख्य उद्देश्य किस नीति के हैं? प्रश्न संख्या 21वां। सही जवाब है ऑप्शन डी, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति। अगला प्रश्न देखिए, जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? राजस्व घाटा। राजस्व घाटा। अंतिम प्रश्न, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? सही जवाब क्या होगा? मूल्य स्थिरता है, अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन, धन और आय का न्यायोचित वितरण, सभी को रोजगार, ये शामिल नहीं है। ऊपर के 3 शामिल हैं, ये शामिल नहीं है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।